WWE ने अपनी हिस्ट्री में कई सुपरस्टार्स को क्रिएट किया है, लेकिन ये कहानी है उस सुपरस्टार की जिसे फैंस एक टाइम पर चीयर करते थे, पर कुछ सालों के बाद वही फैंस उसे देखना तक नहीं चाहते थे। तो आखिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि बटिस्टा जैसे मैसिव सुपरस्टार को फैंस ने क्यों रिजेक्ट कर दिया था। और वीडियो को एंड तक देखना, तभी आप समझ पाओगे कि सक्सेस की अल्टीमेट प्राइस क्या होती है। डेविड बटिस्टा का चाइल्डहुड काफी प्रॉब्लम से भरा हुआ रहा था और अपने चाइल्डहुड से उसने काफी गरीबी देखी थी और वो छोटे मोटे काम करता था जिसमें चोरी और कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज इन्वॉल्व रही थी। और जब वो अडल्ट हुआ था तो उसका इंटरेस्ट बॉडी बिल्डिंग में होने लगा था और उसमें वो अपना करियर बनाना चाहता था और साथ में वो नाइट बाउंसर का भी काम करता था अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। डेविड को अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काफी हार्डशिप फेस करनी पड़ी थी। डेविड जिस जिम में वर्कआउट करता था वहां पर मिस्टर परफेक्ट कर्ट हेनिंग्स और रोड वॉरियर हॉक की नजर डेविड पर पड़ी थी और उन्होंने डेविड को रेसलर बनने की इंस्पिरेशन दी थी। डेविड की एज उस टाइम पर 30 हो गई थी, पर लाइफ ने उसे फिर से एक नया चांस दिया एक प्रोफेशनल रेसलर बनने का। WCW पावर ब्रांड में ट्राई करने के बाद डेविड को वहां पर सक्सेस नहीं मिली थी। फिर OVW डेवलपमेंटल टेरिटरी में जाने के बाद डेविड को एक खतरनाक कैरेक्टर दिया गया था जिसका नाम था लिवेथियन और वो OVW क्लास ऑफ 2002 का पार्ट था। OVW में डेविड को वाइल्ड समोन्स ने ट्रेन किया था और वहीं पर बटिस्टा ने अपने इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस से एक छाप छोड़ दी थी और कुछ महीनों के बाद ही WWE ने डेविड को मेन रोस्टर में बुला लिया था। 2002 का वो साल जहां पर डेविड ने WWE स्मैकडाउन में कदम रखा था, जिसे एक वियर्ड सा कैरेक्टर दे दिया गया था जिसका नाम था डीकॉन बटिस्टा, जहां पर वो डीवॉन रेडली का साइड किक होता है और साथ में टैग टीम पार्टनर। फिर यहाँ से WWE ने डेविड को एज अ सिंगल सुपरस्टार की तरफ पुश दिया और साथ में नया लुक और रिक फ्लेयर के साथ पेयर करके उसे रॉ ब्रांड में ड्राफ्ट किया। तो यहाँ अब WWE ने उसे वो नाम दिया जो आने वाले 2 सालों के बाद WWE को टेक ओवर करने वाला था, बटिस्टा द एनिमल। और पहला ब्रेक बटिस्टा को मिला केन के अगेंस्ट। अब केन के अगेंस्ट किसी भी नए सुपरस्टार को टेस्ट करना WWE का एक एक्सपेरिमेंट ही होता है। बटिस्टा ने केन जैसे बड़े सुपरस्टार को 6 मिनट में हराया था आर्मेगडन पेपर-व्यू में। बटिस्टा अपने पहले राउंड में पास हो गया था और उसके बाद उसे और बड़ा मेजर ब्रेक मिलने वाला था और उसे मिला भी, जहां पर ट्रिपल एच के ग्रुप एवोल्यूशन में बटिस्टा को जगह मिली, जो एक खतरनाक हील फैक्शन था जहां ट्रिपल एच एक रूथलेस लीडर, रिक फ्लेयर डर्टीएस्ट प्लेयर इन द गेम और रैंडी ऑर्टन और बटिस्टा उनके ग्रुप के इन्फोर्सर्स थे। पर 2003 के टाइम पर बटिस्टा ज्यादातर इंजरीज की वजह से रिंग एक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो पाया था और ये फेज बटिस्टा को सिर्फ टैग टीम्स और ट्रिपल एच के हिंचमैन के रूप में दिखाने के लिए फेमस था। पर 2004 का साल एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है बटिस्टा के लिए, जहां पर फर्स्ट हाफ में बटिस्टा रेगुलरली एवोल्यूशन के टैग मैचेस में इन्वॉल्व रहा था, पर यहाँ फैन से बटिस्टा को स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिलने लगा था, जहां पर उसका प्रेजेंस और डेविस्टेटिंग स्पाइन बस्टर क्राउड को पॉप करने पर मजबूर कर रहा था। इसके बावजूद कि वो हील है, उसका डिस्ट्रक्शन डोमिनेटिंग इन रिंग स्टाइल देखकर व्यूअर्स पागल हो रहे थे, क्योंकि बटिस्टा का कैरेक्टर हील था पर उसे बेबी फेस रिएक्शन मिलने लगा था। और जब बटिस्टा अपना पावर बॉम्ब डिलीवर करता था तो फैंस और लाउडली पॉप करने लग जाते थे। ट्रिपल एच ने इस रिएक्शन को नोटिस किया था और यहीं से बटिस्टा को मेन इवेंट लेवल पर पुश करने की मुहिम जारी की गई थी, क्योंकि उस पॉइंट पर ट्रिपल एच मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन था और उसका रेन ऑफ टेरर फेज भी अपनी पीक हिट कर चुका था। क्योंकि उस पॉइंट पर क्रिएटिवली रैंडी ऑर्टन को WWE नेक्स्ट बेबी फेस बनाना चाह रहा था, पर ऑर्टन का कैरेक्टर एज अ बेबी फेस फेल हो गया था। तो यहाँ अब WWE बटिस्टा जैसे स्टिफ कैरेक्टर वाले बंदे को नेक्स्ट सुपरस्टार बनाना चाह रहा था, जिसे क्राउड नेचुरली प्यार दे, और ऐसा हुआ भी था। और उस टाइम पर पूरे रॉ रोस्टर में ट्रिपल एच को कोई मेजर अट्रैक्शन भी नहीं मिला था जो क्राउड और फैंस को कन्विंस करे कि हाँ, स्टीव ऑस्टिन और रॉक के बाद भी कोई मेजर सुपरस्टार है। और बटिस्टा में वो बात थी कि ये बंदा अब नेक्स्ट सुपरस्टार होगा, क्योंकि अब फैंस पूरी तरह बटिस्टा के सपोर्ट में थे। अब वो ट्रिपल एच का साइड किक नहीं था, अब वो WWE के टॉप पर पहुंचने वाला एक डिजर्विंग कैंडिडेट था। और यहाँ क्रिएटिवली बटिस्टा के कैरेक्टर को और ज्यादा पॉजिटिव दिखाया गया था और वही सबसे बड़ा थ्रेट होगा ट्रिपल एच के वर्ल्ड टाइटल के लिए। रॉयल रंबल 2005 क्राउड फैंस पूरे इन्वेस्टेड थे। बटिस्टा सुपर ओवर था, इतना ओवर कि जब उसकी एंट्री होती है तो पूरा स्टेडियम झूम उठता है, और जब वो सीना को एलिमिनेट करके रंबल जीतता है तो क्राउड और पागल हो जाता है। और यहाँ अब WWE को नेक्स्ट सुपरस्टार मिल गया था। रेसलमेनिया 21 पर बटिस्टा ने ट्रिपल एच को डिफीट किया और वो बना वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, और ये अंडरडॉग से सुपरस्टार बनने की कहानी थी। और फाइनली ट्रिपल एच का रेन ऑफ टेरर भी खत्म हुआ। फिर बैकलैश और वेंजेंस पर भी बटिस्टा एक सुप्रीम चैंपियन साबित होता है, और उसी साल बटिस्टा WWE का सबसे पॉपुलर सुपरस्टार भी बना था। और फिर स्मैकडाउन ड्राफ्ट करने के बाद भी बटिस्टा की सुप्रीमेसी कंटिन्यू रही थी, जहां पर जेबिल के साथ फ्यूड में भी बटिस्टा फैन फेवरेट ही रहा था। फिर 2006 के टाइम पर बटिस्टा को ट्राइसेप इंजरी हो जाती है और उसके रिटर्न पर भी क्राउड इन्वेस्टेड रहता है, जहां पर मार्क हेनरी और किंग बुकर के साथ उसकी इंटेंस राइवलरी थी। फिर 2007 के टाइम पर अंडरटेकर के साथ एक मेजर राइवलरी दी थी, जहां पर रेसलमेनिया 23, बैकलैश और साइबर संडे पेपर-व्यू में वो एक हाई प्रोफाइल फ्यूड में इन्वॉल्व था, और साइबर संडे पेपर-व्यू में उसने टेकर को क्लीन पिन किया था। और बटिस्टा ने यहाँ पर यह भी प्रूव किया था कि वो सिर्फ एक पावर हाउस नहीं है, बल्कि एक एलीट लेवल वर्कर भी है।
फिर एज के साथ बटिस्टा ने एक एंगेजिंग स्टोरी लाइन दी थी जहां पर वन नाइट स्टैंड, वेंजेंस, आर्मेगडन पेपर में यहाँ टेकर भी इन्वॉल्व था, पर यहाँ एज ने सारे मैचेस जीते थे। फिर इसके बाद खली के साथ एक और इंटेंस राइवलरी, यहाँ अनफॉरगिवन पर बटिस्टा ट्रिपल थ्रेट मैच भी जीतता है। तो 2007 का साल भी एक करियर डिफाइनिंग ईयर साबित हुआ था बटिस्टा के लिए। और 2008 से 2009 में भी बटिस्टा का मेन इवेंट सीन कंटिन्यू रहा था, जहां शॉन माइकल्स के साथ फ्यूड, फिर मिड 2008 में जॉन सीना के साथ, और यहीं से ही बटिस्टा के करियर में क्रैक्स आने स्टार्ट हो गए थे। बटिस्टा और जॉन सीना दो सबसे बड़े सुपरस्टार रूथलेस एग्रेशन एरा के, और ये लड़ाई प्रोफेशनल नहीं थी, यह पर्सनल होने वाली थी। कुछ मेजोरिटी ऑफ फैंस चाहते थे कि सीना बटिस्टा को हराए। समर स्लैम पेपर में इनका हाई प्रोफाइल मैच हुआ था, जहां सीना रियलिटी में इंजर्ड हो गया था बटिस्टा से। फिर जेरिको के साथ राइवलरी में बटिस्टा इन्वॉल्व था, और 2009 के टाइम पर बटिस्टा के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला था। बटिस्टा अभी भी मेजर स्टोरीज में फोकस था, पर WWE यहाँ से अब अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा फैमिली फ्रेंडली और किड्स ओरिएंटेड बनाने जा रहा था। और यहीं से ही WWE ने PG एरा को क्रिएट किया, जिसका अनडिस्प्यूटेड फेस था जॉन सीना। बटिस्टा PG एरा में कन्वर्ट होने के लिए खुश नहीं था। उसने क्लियरली ये कह दिया था कि इस चेंज से बहुत सारे व्यूअर्स WWE के जा सकते हैं और WWE अपने रूथलेस एज को खो देगी। बटिस्टा को जॉन सीना की पॉपुलैरिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर यहाँ WWE जॉन सीना को ज्यादा प्रोडक्टिव समझ रही थी और उसे ही ज्यादा मार्केट किया जाने लगा था। बटिस्टा को यहाँ पर प्रोफेशनल जेलेसी होने लगी थी कि वो भी अपने आप को इक्वली टैलेंटेड समझता है जितना जॉन है, और यहीं से ही बटिस्टा ने अपने क्रिएटिव्स पर ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया था। इसके बावजूद कि WWE अभी भी बटिस्टा को मेजर स्पॉटलाइट स्टोरीज दे रही थी, और फिर बटिस्टा का कैरेक्टर भी WWE स्टोरी लाइन्स में आउट ऑफ टच लगने लगा था। और यहाँ WWE का रूथलेस एग्रेशन एरा ऑफिशियली एंड होता है और WWE के प्लान्स, उनके प्रोडक्ट स्पेशली किड्स और फैमिली के लिए ट्रांजिशन हो गए थे। और इस नए बदलते फेज में जॉन सीना को हाईली मार्केटेबल स्टार क्रिएट किया गया था। बटिस्टा इस ट्रांजिशन से डीपली फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, क्योंकि उस पॉइंट तक बटिस्टा की एज भी बहुत ज्यादा हो गई थी। 2010 के आते आते बटिस्टा की एज 41 इयर्स हो गई थी, और पुरानी इंजरीज की भी हिस्ट्री बटिस्टा के साथ रही थी। और सीना की एज 2010 के आते आते 33 हो गई थी। तो WWE ने यहाँ सीना को अनडिस्प्यूटेड फेस की तरफ बुक किया था, क्योंकि उसके पास अभी भी और साल बचे थे रेसलिंग के लिए, और उसकी मार्केट वैल्यू भी सबसे ज्यादा हाई थी, जो यंग ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। और 2010 के स्टार्ट में WWE ने बटिस्टा को लूजर बुक किया था सीना के अगेंस्ट, जहां पर रेसलमेनिया 26 एक्सट्रीम रूल्स और ओवर द लिमिट में सीना बटिस्टा को डिफीट करता है कंप्लीटली डोमिनेटिंग फैशन में। बटिस्टा की क्रेडिबिलिटी को WWE ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। जो एक टाइम पर एक डोमिनेटिंग चैंपियन था, जिसका एंट्रेंस फैंस को पागल कर देता था, उसका इतना बुरा एंड। बटिस्टा के जो हार्डकोर फैंस थे वो बहुत ज्यादा मायूस हुए थे, और एक तरह से उसके फैंस ने इस पॉइंट पर WWE ही देखना बंद कर दिया था। और उस टाइम मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था कि पुराने फैंस ने WWE यहाँ देखना कम्प्लीटली बंद कर दिया था। और इसके अगले रॉ पर बटिस्टा ने कंपनी को क्विट कर दिया एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल फैशन में। बटिस्टा का WWE को छोड़ने के पीछे और दूसरे रीजंस ये भी थे कि बटिस्टा को एक्टिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना था। फिर बटिस्टा का शरीर भी लगातार रेसलिंग करते करते बर्नआउट हो गया था। फिर क्रिएटिव फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि एक पॉइंट के बाद 2009 में ही फैंस का इंटरेस्ट उसमें कम होने लगा था, और लगातार WWE का ट्रेवलिंग शेड्यूल, इन सब ने मिलकर बटिस्टा को मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट कर दिया था। और बटिस्टा की जर्नी और ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली थी WWE को छोड़ने के बाद, क्योंकि उसका फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर इतना बढ़ गया था कि उसकी सेविंग्स पूरी चली गई थी, और इनकम टैक्स वालों ने भी बटिस्टा से भारी रकम ऐंठ ली थी, जिसका एक्सपीरियंस उसने हॉरेबल बताया था। और एक बार फिर से वो बॉटम पर आ गया था, जैसा वो रेसलिंग को शुरू करने से पहले था। 2010 से 2013 के बीच में उसने कुछ मूवीज में माइनर रोल्स किए थे, पर वो इतने काफी नहीं थे कि वो स्टेबल हो जाए। फिर 2013 में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी फिल्म में ड्रैक्स का रोल बटिस्टा को ऑफर हुआ था, जो उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। बटिस्टा को इससे मेन स्ट्रीम पॉपुलैरिटी मिली थी, और वो दूसरी और मूवीज में भी आने लगा था, और फिर उसे रॉक से भी कंपेयर किया गया था। पर यहाँ डिफरेंस ये है कि रॉक ए लिस्ट सेलिब्रिटी है और बटिस्टा कैरेक्टर रोल्स के हिसाब से फिट होता है। और WWE ने इस बार बटिस्टा की ग्लोबल फैन बेस को बढ़ता देख उसे फिर से यूटिलाइज करना चाहा था। 2014 के टाइम पर WWE ने बटिस्टा से कांटेक्ट किया था और नेगोशिएट किया एक पोटेंशियल रिटर्न और साथ में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रन। और बटिस्टा की भी ये पर्सनल डिजायर थी कि एक बार वो फिर से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने, और इसी डिजायर की वजह से उसने अपने रिटर्न का प्लान किया। पर अपने रिटर्न से पहले वो नर्वस भी था कि फैंस उसे कैसा ट्रीट करेंगे, जैसा एक पॉइंट पर उसे क्या करते थे। पर जब फाइनली द एनिमल रिटर्न हुआ तो फैंस ने उसे वेलकम किया, और फैंस लिटरली बटिस्टा को फिर से देखकर एक्साइटेड हो गए थे। पर एक प्रॉब्लम यहाँ ये हो गई थी कि रॉयल रंबल 2014 के रिजल्ट्स ऑलरेडी फैंस जान गए थे, और उस टाइम पूरा यूनिवर्स डेनियल ब्रायन को चैंपियन देखना चाहता था, जो एक अल्टीमेट अंडरडॉग था।
और जब बटिस्टा ने रॉयल रंबल जीता तो क्राउड बटिस्टा को हेवीली बू करने लगा, जैसे खुद बटिस्टा देखकर हैरान हो गया था और वो शॉक में चला गया था कि ये क्या हो गया है। बटिस्टा को भी रियलाइज हो गया था कि पूरा क्राउड डेनियल ब्रायन के सपोर्ट में है और एंट्रेंस की तरफ जाते हुए बटिस्टा ने भी यस यस के टॉन्ट्स कर दिए थे। तो आखिर हुआ क्या? बटिस्टा की स्टार वैल्यू एकदम से 4 साल में 0 हो गई थी। अब इसके पीछे एक और रीजन आता है। 2014 में भी एक नया एरा आ गया था और वो था रियलिटी एरा, और प्रॉब्लम डब्ल्यूडब्ल्यूई के बदलते माहौल में छुपी हुई थी, क्योंकि उस पॉइंट पर फैंस बैकस्टेज पॉलिटिक्स, बुकिंग, कंपनी के डायरेक्शन, डिसीजन मेकिंग को अच्छे से समझ चुके थे। और उसी दौरान बटिस्टा की डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी हुई और उसने रॉयल रंबल 2014 जीत लिया। और डब्ल्यूडब्ल्यूई भी श्योर था कि फैंस अपने पुराने हीरो का स्वागत फिर से करेंगे, लेकिन रियलिटी एरा के फैंस अलग थे। वो डेनियल ब्रायन को रॉयल रंबल जीतते हुए देखना चाहते थे, फिर रेसलमेनिया के मेन इवेंट सीन में। और जब बटिस्टा को रेसलमेनिया को हेडलाइन करने का मौका मिला तो ऑडियंस को लगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनकी आवाज को इग्नोर कर दिया है, जिसकी पूरी फ्रस्ट्रेशन रिटर्निंग बटिस्टा पर निकल गई और उसे फैंस ने बू करना शुरू कर दिया। बटिस्टा का रिटर्न इसलिए भी फेल हुआ था क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 2014 के फैंस को 2005 वाले फैंस समझने की गलती कर दी थी। और 2014 के फैंस भी स्मार्ट हो गए थे। उन्हें पता था कि बटिस्टा को पार्ट टाइम पुश मिला है और वो फिर से गायब हो सकता है। और बटिस्टा की एज भी मॉडर्न फैंस को इतना एक्साइट नहीं कर पा रही थी। बटिस्टा का रिटर्न एक अल्टीमेट डिजास्टर निकला, जिसकी उम्मीद ना तो मैनेजमेंट ने करी थी ना खुद बटिस्टा ने। अगर बटिस्टा किसी दूसरी स्टोरी लाइंस में इन्वॉल्व होता तो फैंस उसे एक्सेप्ट भी कर लेते, लेकिन जिस तरीके से फैंस ने द एनिमल को रिजेक्ट किया वो एक हिस्ट्री लेसन बन गया है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बटिस्टा के रिटर्न को अभी भी यूटिलाइज करने का चाहा था, उसे फिर से हील बनाकर। और फिर बटिस्टा को एलिमिनेशन चेंबर मैच में भी नेगेटिव और हार्श एंड्स का सामना करना पड़ता है। और उसके अगले रॉ पर बटिस्टा ने अपने प्रोमो में पूरी भड़ास निकाली फैंस पर और अपने आप को होगन और रॉक जितना ग्रेट बताया था और डेनियल ब्रायन को भी इंसल्ट किया था। और यहीं से ही बटिस्टा का डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर पूरी तरह से रियून्ड हो गया था, फ्रस्ट्रेशन आफ्टर फ्रस्ट्रेशन। एवोल्यूशन फिर से रिटर्न हुआ, पर वो चमक और पुरानी यादें ताज़ा नहीं हो सकती थी। टाइम और फैंस चेंज हो गए थे। एवोल्यूशन का रिटर्न भी पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ, क्योंकि वो खतरनाक और रूथलेस ग्रुप ने शील्ड को पुट ओवर किया। और फिर पे बैक पेपर व्यू में बटिस्टा का रिंग गियर इतना खराब था कि उसके मीम्स बन गए थे और फैंस ब्लूटिस्टा कहने लगे। फिर बटिस्टा ने एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई को क्विट कर दिया और 2 बार किसी लेजेंड को इतना डिसरिस्पेक्ट किया गया था। बटिस्टा ने इस रिजेक्शन को पर्सनली लिया था और इसकी पूरी फ्रस्ट्रेशन भी उसने सोशल मीडिया पर निकाली थी। 2019 में बटिस्टा रिटर्न हुआ था और फिर रेसलमेनिया में ट्रिपल एच से हारने के बाद उसने रेसलिंग को हमेशा के लिए गुड बाय कहकर रिटायरमेंट ले लिया था। पर उसका 2019 रिटर्न सक्सेस था, जिसे बटिस्टा के टर्म्स पर ही रखा गया था। और बटिस्टा का रेसलिंग करियर यहाँ पर एक कंट्रोवर्शियल एंड पर खत्म होता है। पर हॉलीवुड में उसने अपने आप को एक सक्सेसफुल एक्शन स्टार के तौर पर स्टेब्लिश किया और अलग अलग जेनर्स में अपनी एक्टिंग क्रेडिबिलिटी को दिखाया था। बटिस्टा की कहानी हमें एक इम्पोर्टेंट बात सिखाती है। स्ट्रगल, गरीबी और फिर वहां से टॉप पर पहुंचना सुनने में मुश्किल होता है, पर उस पोजीशन को मेंटेन करना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। एक वक्त था जब बटिस्टा डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे डोमिनेटिंग सुपरस्टार था, लेकिन वक्त के साथ फैंस बदल गए, इंडस्ट्री बदल गई और बटिस्टा की लेगेसी एक नए इम्तिहान से गुजरी थी। पर फिर भी बटिस्टा उन चंद सुपरस्टार्स में से एक हैं जिन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाद भी अपने आप को रीइन्वेंट किया और दुनिया को बताया कि असली चैंपियन कभी भी हार नहीं मानता। और शायद इसलिए बटिस्टा का राइज और उसका फॉल डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री की सबसे फैसिनेटिंग कहानियों में से एक है।